हेलो साथियों, स्वागत है पॉलिटी की 500 बेस्ट एमसीक्यू सीरीज़ में। यहाँ पे हम पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स अथवा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल विनर एजुकेशन। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस क्या हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना आयोग जिसे हम कहते हैं CIC, केंद्रीय सूचना आयोग CIC की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा कब की जाती है? केंद्र सरकार द्वारा कब इसे स्थापित किया जाता है? आपके ऑप्शन है 2006 में, 2005 में, 2002 या फिर 2005। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको सेम मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है केंद्रीय, तो केंद्रीय के लिए केंद्रीय ही होगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। केंद्रीय सूचना आयोग अधिनियम 2005 के तहत स्थापना होती है केंद्रीय सूचना आयोग की। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अब जान लेते हैं जो हमारा केंद्रीय सूचना आयोग है इसे किस आर्टिकल में रखा गया है। तो इसे रखा गया है आर्टिकल 19 के फर्स्ट में रखा गया है, अनुच्छेद 19 के पहले भाग में रखा गया है। अनुच्छेद 19 ही है जो बात करता है, हमें बोलने की स्वतंत्रता देता है, बोलने की स्वतंत्रता देता है और साथ ही देता है प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता भी देता है आर्टिकल 19। तो उसी में रखा गया है केंद्रीय सूचना आयोग को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? जो मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं अथवा कि जो अन्य सूचना आयुक्त नियुक्त होते हैं वह किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? आपके ऑप्शन हैं मुख्य न्यायाधीश द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, या फिर गृह मंत्री, या फिर राष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स जो राष्ट्रपति होता है वह जो है मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। यह जो है 5 वर्षों के लिए नियुक्त होते हैं अथवा ये अपनी आयु 65 वर्ष पूर्ण कर लें। तो दोस्तों जो मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं यह अपना इस्तीफा भी राष्ट्रपति को सौंपते हैं। यहाँ पे राइट आंसर है फिलहाल भारत के मुख्य सूचना आयुक्त अथवा सूचना आयुक्त की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। दोस्तों यहाँ पे बात करें मुख्य सूचना आयुक्त, तो फर्स्ट मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन बनाए गए थे? मुख्य सूचना आयुक्त पहले बनाए गए थे वजाहत हबीबुल्ला। वजाहत हबीबुल्ला जो हैं ये बनाए गए थे पहले मुख्य सूचना आयुक्त। याद रखें, पहले मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला बनाए गए थे। इनका कार्यकाल कितना था? तो 2005 से लेकर यह 2010 तक बने हुए थे। यानी कि जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं, मुख्य सूचना आयोग है, यह 2005 में ही गठित होता है। 2005 में गठित होता है और पहले मुख्य सूचना आयुक्त बनाए जाते हैं वजाहत हबीबुल्ला। प्रेजेंट टाइम में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो प्रेजेंट टाइम में है यशवर्धन कुमार सिन्हा, मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन हैं? तो दोस्तों अभी हमने डिस्कस कर लिया कि यशवर्धन कुमार सिन्हा जो हैं यह प्रेजेंट में मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। यह अपना पद कब से ग्रहण करते हैं? तो यह 26 अगस्त से ग्रहण करते हैं अपना पद 2020 में। 26 अगस्त से अपना पद ग्रहण करते हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने विमल जुल्का का स्थान लिया है। इनके पहले कौन हुआ करते थे? इनके पहले विमल जुल्का हुआ करते थे, मुख्य सूचना आयुक्त हुआ करते थे। 26 तारीख को ये रिटायर होते हैं और इनका स्थान लेते हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। राइट आंसर होगा यशवर्धन कुमार सिन्हा। 2005 में स्थापना हुई थी मुख्य सूचना आयुक्त के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यशवर्धन कुमार सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए नियुक्त सेंट्रल सतर्कता आयुक्त यानी CVC और मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति अथवा उनके कार्य की शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्य सूचना आयुक्त तो हमने पढ़ा राष्ट्रपति दिलाते हैं, उनके साथ ही जो CVC होते हैं सेंट्रल सतर्कता आयुक्त, उनकी भी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। उनको भी राष्ट्रपति के द्वारा ही उनके कार्य के लिए शपथ दिलाई जाती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति जो है इन दोनों की नियुक्त करता है और इन्हें शपथ दिलवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग कब गठित किया गया?
केंद्रीय सतर्कता आयोग कब गठित किया गया? तो यहाँ पे बात की जा रही है सीवीसी की बात की जा रही है, यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात की जा रही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात की जा रही है। यह जो है कब स्थापित किया गया था? आपके ऑप्शन हैं 1964, 2005, 1972 या फिर 1988। तो दोस्तों जो यह है हमारा केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य है जो भी केंद्र सरकार के अंतर्गत सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है यह, यानी कि एक तरह से कह सकते हो कि यह भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्य करता है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1964 में। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे, 1964 में इसकी स्थापना होती है। इसकी स्थापना के लिए किसी समिति की जो गठित की गई थी, कोई समिति गठित थी। जी हाँ दोस्तों, इसकी स्थापना के लिए के संथानम समिति जो है गठित की गई थी। के संथानम समिति गठित की गई थी और उसी की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में होती है। 1964 में इसकी स्थापना तो हो जाती है, लेकिन इसे सन 2003 में जो है यह एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त करता है। इसे एक संवैधानिक दर्जा दिया जाता है, यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग को 2003 में एक संवैधानिक दर्जा दे दिया जाता है। इसे हम सीवीसी के नाम से जानते हैं, यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस समिति ने केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की सिफारिश की थी? तो अभी हमने क्या डिस्कस किया? अभी हमने कहा के संथानम समिति जो है, के संथानम समिति की सिफारिश पर 2003 में जिसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में उसकी स्थापना हुई और 2003 में इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। तो के संथानम समिति की सिफारिश पर स्थापना हुई थी केंद्रीय सतर्कता आयोग की। केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्य करता है। यह अपनी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करता है, अपनी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो वर्तमान टाइम में जो है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किए गए हैं संजय कोठारी। राइट आंसर है संजय कोठारी को नियुक्त किया गया है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त वर्तमान समय में। राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और अन्य सतर्कता आयुक्तों को हटाने की शक्ति किसके पास होती है? आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति अथवा सुप्रीम कोर्ट हटा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हटा सकते हैं, चुनाव आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति हटाता है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये सभी हटा सकते हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को। तो ऐसा नहीं है, इन्हें केवल जो है राष्ट्रपति अथवा सुप्रीम कोर्ट हटा सकता है। राष्ट्रपति अथवा सुप्रीम कोर्ट हटा सकता है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और अन्य सतर्कता आयुक्त जो भी नियुक्त होते हैं उनको। दोस्तों जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है अथवा जो सतर्कता आयुक्त नियुक्त होते हैं, यह सभी तरह से स्वतंत्र होते हैं। यह जो है केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार के अंतर्गत सभी जो गतिविधियां होती हैं उनकी निगरानी कर सकते हैं। तो इन्हें हटाने का अधिकार किसके पास है? फिलहाल राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के पास है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल के निम्नलिखित में से कौन सा बिल बजट के साथ संसद को प्रस्तुत किया जाता है? तो संसद में ऐसा कौन सा यहाँ पे बिल है जो बजट के साथ संसद में प्रस्तुत होता है? तो बजट के साथ संसद में प्रस्तुत होने वाला बिल है ऑप्शन सी, वित्त विधेयक और विनिमय विधेयक। यह दोनों जो है एक साथ प्रस्तुत होते हैं बजट के साथ संसद में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों जो बजट है हमारा, इसका उल्लेख संविधान में कहीं भी किया नहीं गया है, लेकिन आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 112 में बात की गई है वार्षिक वित्तीय जो है लेखा जोखा जो होता है उसकी बात की गई है। तो फिलहाल हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 112 जो है वार्षिक वित्तीय बजट की बात करता है। वहीं बात करें जो वित्त विधेयक है, तो वित्त विधेयक आर्टिकल 110 के अंतर्गत आता है। वित्त विधेयक आर्टिकल 110 के अंतर्गत आता है।
जो हमारा वार्षिक बिल होता है वह आर्टिकल 112 के अंतर्गत आता है और धन विधेयक जो होते हैं वह आर्टिकल 110 में वर्णित हैं। ठीक है, तो यहाँ से इतनी जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा पारित एक मनी बिल राज्यसभा द्वारा पारित माना जाता है यदि उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती कितने दिनों तक? 10 दिनों तक, 14 दिनों तक, 20 दिनों तक या फिर 30 दिनों तक? दोस्तों इसका मतलब है यहाँ पे कि लोकसभा यदि कोई बिल पारित कर देती है और उसे राज्यसभा में भेज देती है उस पर डिस्कशन करने के लिए, तो वह कितने दिनों तक उस पर होल्ड कर सकती है राज्यसभा उसे, यानी उस पर कोई निर्णय न दे वह चाहे तो वह जो है सीमा है 14 दिन। 14 दिन तक यदि राज्यसभा उस पर कोई निर्णय नहीं देती है तो उस बिल को राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है, राज्यसभा द्वारा उसे पारित मान लिया जाता है। तो 14 दिन के अंदर अंदर जो है राज्यसभा द्वारा लोकसभा के बिल को निर्णय अपने जो है उस पर निर्णय देना होता है। तो 14 दिन के अंदर जो है यहाँ पे उसे पारित मान लिया जाता है। 14 दिन जैसे क्रॉस होता है वैसे उसे पारित मान लिया जाता है। राइट आंसर होगा 14 दिनों तक के लिए जो है उसे रिव्यू किया जा सकता है राज्यसभा में लोकसभा द्वारा पारित बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन तय करता है कि कोई बिल एक मनी बिल है अथवा नहीं है? राष्ट्रपति ऐसा तय करता है, राज्यसभा के अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष या फिर संसदीय मामलों के मंत्री ऐसा करते हैं। तो दोस्तों कोई बिल ऐसा मनी बिल है या नहीं है, यह निर्णय करने का कार्य होता है लोकसभा के अध्यक्ष का। लोकसभा के अध्यक्ष ही तय करते हैं कि कोई बिल मनी बिल है अथवा नहीं। लोकसभा के प्रेजेंट टाइम में जो अध्यक्ष हैं वह हैं ओम बिरला। ओम बिरला जो है लोकसभा के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं। ओम बिरला जो है यहाँ राजस्थान के जो कोटा है वहाँ से सांसद हैं। तो याद रखें ओम बिरला प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे हैं लोकसभा के अध्यक्ष। दोस्तों लोकसभा में जो हमारा वित्त जो बजट होता है वार्षिक बजट, वह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। मनी बिल जो है यह केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत होते हैं। याद रखें लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है वित्तीय बजट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बिल राज्यसभा में पहले पेश नहीं किया जा सकता? तो अभी हमने डिस्कस कर लिया जो मनी बिल हैं वार्षिक वित्तीय बजट है, यह पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, उसके पश्चात ही यह राज्यसभा को प्रेषित किया जाता है। तो सबसे पहले जो मनी बिल हैं जो वार्षिक वित्तीय बजट होते हैं, यह सबसे पहले लोकसभा में पारित होते हैं, उसके पश्चात होते हैं राज्यसभा में। इन्हें डायरेक्ट राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो राइट आंसर होएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बाकी सारे जो है डायरेक्ट पेश किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद में बिल के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपके ऑप्शन है, विधायी प्रक्रिया संसद के सदन में एक बिल की शुरुआत के साथ शुरू होती है, यानी लोकसभा या राज्यसभा। जो संसद है यानी लोकसभा जो राज्यसभा है, यह एक विधायी प्रक्रिया संसद के एक बिल के साथ शुरू होते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह ऑप्शन सही है। यह जो है एक बिल के साथ ही शुरू होते हैं। सेकंड ऑप्शन है, एक मंत्री या एक निजी सदस्य द्वारा बिल पेश किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, जो सिटिंग पार्टी है वह चाहे तो अपने किसी एक मंत्री के द्वारा अथवा किसी सदस्य के द्वारा बिल प्रस्तुत करवा सकती है। तो ये भी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, लोकसभा के 2 हाउसेज यानी जो हमारे लोकसभा के 2 हाउसेज हैं वहाँ के अध्यक्ष के बीच एक यदि गतिरोध होता है तो संसद के संयुक्त सत्र बुलाए जाते हैं। तो बुलाए तो जाते हैं लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए जाते हैं। और उनकी अध्यक्षता कौन करता है? तो उनकी अध्यक्षता करते हैं हमारे लोकसभा के अध्यक्ष। आर्टिकल इसके लिए कौन सा आर्टिकल? तो अनुच्छेद 108 है हमारा, जो यह राष्ट्रपति को यह पावर देता है कि कोई भी यदि गतिरोध उत्पन्न होता है राज्यसभा और लोकसभा के बीच तो उनका निर्धारण करने के लिए राष्ट्रपति दोनों की संयुक्त जो है सत्र बुला सकता है। लेकिन वह सत्र तो बुला सकता है लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी गलत होगा, बाकी सब सही होंगे। अनुच्छेद 108 के तहत जो है ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है। यह आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। संयुक्त बैठक राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत बुलाता है?
तो अनुच्छेद 108 के तहत बुलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को पास किया गया है, किस लिए इसे जो है केंद्रीय ट्रिब्यूनल को पास किया गया था? सेवा की भर्ती और शर्तों के संबंधों में जो विवाद होते हैं, जो शिकायतें होती हैं, उनको जो है निदान, उनका परीक्षण करने के लिए, उनका निर्णय करने के लिए ट्रिब्यूनल को पास किया गया था। जी हाँ दोस्तों, तो इन सभी कार्यों के लिए ट्रिब्यूनल को पास किया गया था। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी सेवा भर्ती है अथवा शर्तों के संबंध में जो भी विवाद होते हैं अथवा जो शिकायतें होती हैं, उनको प्रशासनिक ट्रिब्यूनल द्वारा निर्णय किया जाता है उनका, और उनका प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। इसीलिए जो है प्रशासनिक ट्रिब्यूनल गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों को पारित किया गया है। पारित किया गया है किस के द्वारा पारित किया जाता है? अनुच्छेद नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों को पारित किया जाता है किसके अनुसार? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन हैं 1988 के अनुसार, 1985 के, 1974 या फिर 1991 के अनुसार पास किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1985 के तहत जो है सभी केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों को पारित किया जाता है। ऑप्शन बी सही हुआ यहाँ पे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस लेख में कैट का प्रावधान मिलता है? कैट यानी कैट का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। यह जो है भारतीय संसद द्वारा 1985 में पारित होता है। कब पारित होता है? 1985 में पारित होता है। 1985 में पारित हो जाता है, और यह जो है इसमें जितने भी सदस्य होते हैं वह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, 5 वर्ष के लिए किए जाते हैं। याद रखें, राष्ट्रपति के द्वारा जो है यहाँ पे सारे सदस्य नियुक्त किए जाते हैं 5 वर्षों के लिए। और भारतीय संविधान में कैट का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो यह अनुच्छेद 323 के ए में मिलता है। राइट आंसर है आपका अनुच्छेद 323 ए, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस अधिनियम यानी कैट जो है यह कब लागू नहीं होंगे, किन के ऊपर लागू नहीं होंगे? आपके ऑप्शन हैं सुप्रीम कोर्ट या किसी अन्य उच्च न्यायालय के किसी भी अधिकारी या नौकर पर लागू नहीं होंगे। तो यह सत्य है, उन पे लागू नहीं होंगे। यदि व्यक्ति नौसेना में है, सैन्य में है या फिर वायुसेना में है, या फिर वह किसी संघ के अन्य सशस्त्र बलों में शामिल है, यानी वह किसी भी सशस्त्र बल में शामिल है, तो उसके ऊपर भी कैट नहीं लगता। ये भी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, किसी भी व्यक्ति को संसद के सदन में सचिवीय कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है। तो ये भी ऑप्शन सही है। आपके यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उपरोक्त में से सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैट के अध्यक्ष के लिए आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए? आपके ऑप्शन हैं, एक उच्च न्यायालय पे सिटिंग यानी कार्यरत हों, या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हों, एक सुप्रीम कोर्ट का एक कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश हों, या कि आप पूर्व राज्यपाल हों, या कि आप संसद के सदस्य हों। तो दोस्तों, कैट का अध्यक्ष होने के लिए आपकी योग्यता होनी चाहिए कि आप किसी भी उच्च न्यायालय के, किसी भी हाई कोर्ट में, मतलब जो भी राज्य हैं उनमें किसी भी राज्य के आप उच्च न्यायालय में कार्यरत हों अथवा सेवानिवृत्त हो चुके हों न्यायाधीश के पद से। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही सही होगा। आप हाई कोर्ट के जज के पद से, न्यायाधीश के पद से या तो रिटायर हो चुके हों या फिर कार्यरत हों, तो आप योग्य हैं कैट के अध्यक्ष होने के लिए। राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न 500 बेस्ट MCQs पॉलिटी सीरीज से। आपको कैसे लगे प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारे द्वारा अन्य वीडियो भी बनाए जाते हैं अन्य सब्जेक्ट पे, उन्हें देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।